नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। संसद पर हुए हमले की आज 13वीं बरसी है। जी हां, 13 दिसंबर 2001 को भारतीय लोकतंत्र के मंदिर पर हमले की जो बरसी है, आज 13वीं बरसी। 13 साल हो चुके हैं और इस मौके पर आज संसद में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां संसद की रक्षा करते हुए शहीद नौजवानों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम सांसदों और बड़े नेताओं ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पुष्पांजलि अर्पित की। संसद के हमले की 13वीं बरसी आज जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी जो मंसूबा था उसको अंजाम दिया था। 9 जवानों ने अपनी बहादुरी से देश के लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा की थी। हार्जिंदर लांबा हमारे साथ, हमारे संवाददाता। हार्जिंदर, आज 13 साल हो गए। 13 दिसंबर 2001 का वो दिन जो आज भी हर भारतीय के जहन में काली याद बनकर ताजा है। जी बिल्कुल, देखिए रेनू, आज का जो दिन है वो काफी अहम है, क्योंकि आज के दिन जो लोकतंत्र का मंदिर है संसद, उसके ऊपर हमला हुआ था। जो तमाम जो राजनेता है उन्होंने भी इसके ऊपर खेद प्रकट किया है। और हाल ही में मैं आपको बता दूं, जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी ट्वीट किया है कि हम 2001 आज के दिन लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए अपनी जान गंवाने वालों को सलाम करते हैं और उनका बलिदान हमारी यादों में बना हुआ है। ये जो ट्वीट है ये नरेंद्र मोदी ने किया था। और मैं आपको बता दूं, इस हमले में करीबन 9 लोगों की जान गई थी, जिसमें एक महिला कांस्टेबल थी, 2 सिक्योरिटी गार्ड थे और 5 पुलिसकर्मी थे। और संसद पे जो 5 आतंकवादी थे उन्होंने हमला किया था और ये शेर मोहम्मद ने जो है ये हमला कराया था। बिल्कुल हरजिंदर, लेकिन 13 साल बाद भी अगर वो मंजर याद करें, वो मंजर आज भी जहन में वाकई एक काली याद की तरह ताजा है। हालांकि लोकतंत्र का मंदिर जरूर सुरक्षित रह गया, लेकिन आज भी भारत जो है वो आतंकवाद से बदस्तूर जूझ रहा है। जी बिल्कुल, देखिए रेनू, अगर बात की जाए आतंकवाद की, तो जो आतंकवाद है वो फिलहाल अगर 2001 की बात की जाए और आज की बात की जाए तो एक जैसी स्थिति ज्यों की त्यों है। आतंकवाद फिलहाल तक कम नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं हमले डेली होते आए हैं और फिलहाल भी हमले होते आए हैं। पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो सरकार ने एक बार फिर से हाई अलर्ट किया था दिल्ली और मुंबई में। तो जो ये बातें हैं वो तमाम तरह की ये बनती आ रही हैं। और आज से अगर 13 साल पहले की बात की जाए, जब संसद पे हमला हुआ था, तो वो बहुत ही दर्दनाक घटना थी, क्योंकि जो लोकतंत्र का मंदिर बोला जाता है, जो संसद है जिसमें सारी कार्यवाही होती है, जिससे देश की जनता को संदेश दिया जाता है, जिसमें बड़े बड़े नेता राजनेता बैठते हैं, उसमें आतंकवादी घुस गए थे। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना थी। बिल्कुल हरजिंदर, आज 13वीं बरसी है। संसद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। क्या इसके अलावा कुछ और कार्यक्रम भी आयोजित किए गए हैं? जी देखिए रेनू, फिलहाल तक जो खबरें निकल के आ रही हैं वो यही निकल के आ रही हैं कि सिर्फ और सिर्फ एक श्रद्धांजलि जो सभा है उसका आयोजन किया गया है। उसमें जो राजनेता हैं, बड़े बड़े जो लोग हैं वो भाग लेंगे और जो वीर जो शहीद हुए थे उनको सम्मान दिया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी। ये अभी तक की जो खबरें हैं वो फिलहाल यही है। चलिए हरजिंदर, बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हरजिंदर लांबा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और उन्होंने जानकारी दी। आज संसद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया और इसमें संसद हमले में शहीद हुए पुलिस के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत सांसदों ने उन शहीदों की शहादत को याद किया और कहा कि लोकतंत्र का जो मंदिर है वो ऐसे ही जवानों की बदौलत आज भी सुरक्षित है। संसद हमले की 13वीं बरसी, जिसका नापाक मंसूबा बनाया था जैश ए मोहम्मद ने। और केंद्र सरकार अब पेंशन धारकों के लिए एक नई खुशखबरी लेकर आई है। जो यहाँ हर साल व्यक्तिगत रूप से दफ्तर और बैंक जाकर अब पेंशन धारकों को जीवित होने का सबूत देने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बता दें कि सभी पेंशनर्स को हर साल नवंबर में लाइफ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना होता है। कर्मचारियों को अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र जमा करने के लिए संबंधित कार्यालय जाकर अधिकारी से प्रमाणित करवाना होता है और
इसके बाद बैंक जाकर जीवित प्रमाण पत्र देना पड़ता है। काफी संख्या में कर्मचारी को जीवित प्रमाण पत्र देने के लिए दूसरे प्रदेशों से भी आते हैं और पेंशनर्स को राहत देने के लिए ही नया एप्लीकेशन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू किया गया है। पेंशन धारकों के लिए आधार कार्ड पर जीवित प्रमाण पत्र बनाने का काम रोहतक में शुरू हुआ है। इस नई व्यवस्था से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी काफी सहूलियत होगी। तो एक योजना केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए, अब हर साल जीवित प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है। अब आपको बता दें कि नया एप्लीकेशन आया, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट प्रारंभ हो गया है। पेंशन धारकों के लिए अब आधार कार्ड पर जीवित प्रमाण पत्र बनाने का काम प्रदेश की बात करें तो रोहतक में शुरू भी हो चुका है। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए ये सुविधा शुरू की है, जिससे दूर दराज के तमाम जो पेंशन धारक हैं जिन्हें चक्कर काटने पड़ते थे, व्यक्तिगत रूप से दफ्तर और बैंक जाकर अपने जीवित होने का सबूत देना पड़ता था, ये काफी अच्छी पहल केंद्र सरकार की तरफ से रोहतक में डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सेवा शुरू कर दी गई है। इस नई व्यवस्था से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सीधा फायदा होगा और अब उन्हें व्यक्तिगत रूप से दफ्तर और बैंक जाकर जीवित होने का सबूत देने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने पेंशन धारकों के लिए एक और सुविधा दी है और इसके तहत अब आपको बता दें कि अब हर साल जीवित प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है और इस नई व्यवस्था से जो पेंशन धारक कर्मचारी हैं, जो सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं, उनको लाभ होगा। पेंशन पर अब नो टेंशन। आपको बता दें इस नई व्यवस्था से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को बेहद फायदा होगा। और जनता के बीच जाकर लोगों की समस्याओं के सुनने का सिलसिला मनोहर लाल खट्टर की तरफ से लगातार जारी है। आज मुख्यमंत्री पलवल जाएंगे, जहां पर वो जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे। इससे पहले आपको बता दें कि तमाम जगहों पर जनता दरबार लगाकर और सीएम विंडो के जरिए लोगों की समस्याओं का समाधान करने की बात करते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। लोगों के बीच जाकर रूबरू हो रहे हैं, उनसे उनकी समस्याओं को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, लोगों की शिकायतें ले रहे हैं और इसी कड़ी में अब पलवल का रुख करेंगे आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और यहाँ पर वो बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक करेंगे। साथ ही लोगों की जो समस्याएं हैं वो समस्याएं भी मुख्यमंत्री सुनेंगे। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तो अहम बैठक है ही, इसके अलावा लोगों के बीच जाएंगे, जनता दरबार लगाएंगे, जो समस्याएं वहां पर हैं पलवल में वो लोगों से जानेंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। इससे पहले अपने गृह क्षेत्र करनाल का भी दौरा किया था और वहां पर भी लोगों की समस्याएं सुनी थी मुख्यमंत्री ने। लगातार जनता के बीच जाने का सिलसिला उनका जारी है और इसी कड़ी में आज पलवल में जनता दरबार लगाएंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। भगत सिंह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। भगत, क्या कुछ ताजा जानकारी मुख्यमंत्री के इस पूरे कार्यक्रम के बारे में, कब तक पहुंचने की संभावना? जी, आज यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज यहाँ पर 3 बजे यहाँ जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में हेलीकॉप्टर से यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद वो पंचायत भवन में सबसे पहले यहाँ पर जिले के अधिकारियों की जो मीटिंग लेंगे और उसके बाद सीनियर सेकेंडरी सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहले जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुनने के बाद वो यहाँ पर भाजपा कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। बिल्कुल। इसके अलावा भगत, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं मुख्यमंत्री के इस आगमन के मद्देनजर? पुलिस प्रशासन की तरफ से भी क्या कुछ तैयारियां? जो बनने के बाद पहली बार यहाँ पर जो
लेवल का पहला दौरा है और उसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ है। जगह जगह यहाँ पर जो पुलिस द्वारा जो चारों तरफ जो पूरी तैयारियां पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा की गई। भगत, इसके अलावा अगर जनता की बात करें, लोगों के बीच जाकर रूबरू हो रहे हैं, उनकी समस्याएं सुन रहे हैं, समस्याओं का अंबार है प्रदेश में, ऐसे में पलवल की जनता को कितनी उम्मीद है आज मुख्यमंत्री से? जी, आज यहाँ पर पिछले काफी दिनों से अगर हम देखें तो जो किसानों की सबसे बड़ी समस्या जो खाद जो न मिलने को लेकर जगह जगह आए दिन किसानों द्वारा यहाँ पर जो विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और बिजली जो पानी की जो सिंचाई के पानी की समस्या है वो पिछले लंबे समय से है। तो इन सभी समस्याओं को लेकर आज लोग मुख्यमंत्री के सामने अपनी मांगों को रखेंगे ताकि जो यहाँ पर जो किसानों को जो मेन जो दिक्कत आ रही है उनका समाधान किया जाए। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ भी बैठक, कोई बड़ा चेहरा भी इस दौरान मौजूद रहेगा भगत? नहीं, जहाँ तक अभी तक जो भाजपा कार्यकर्ताओं जो भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता दीपक मंगला का कहना था कि भाजपा के जो जिले के तमाम कार्यकर्ता हैं उनसे भी मुख्यमंत्री आज यहाँ पर रूबरू होंगे और जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी मीटिंग के बाद और जनता दरबार के बाद वो यहाँ पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। चलिए भगत, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे संवाददाता भगत सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे और साफ तौर पर उन्होंने जानकारी दी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ तो बैठक लेंगे ही, लेकिन जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं से रूबरू होंगे आज मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद पहली बार आज कल पलवल के लोगों से रूबरू होंगे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। चलिए इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बहुत जल्द लौट रहे हैं, देखते रहिए आप हरियाणा न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते आगे और बात कुरुक्षेत्र की, जहां पर पुलिस की अपराध शाखा टीम ने 2 नशा तस्करों को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 320 ग्राम अफीम बरामद की है। जांच अधिकारी के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया है और मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी गई है। अनाज मंडी लाडवा मोड़ से इनको गश्त और 45 ग्राम मोटरसाइकिल सहित इनको काबू किया। काबू करने पर तलाशी ली और एक का नाम बलविंदर है, एक का नाम रवि है। तलाशी पे 1 से 200 ग्राम अफीम और 1 से 110 ग्राम अफीम बरामद हुई है, जिनको आज पेश अदालत है। और ये एक तो है MP का और एक है अपने बवैन साइड का। आगे तफ्तीश पूछताछ जारी है। खुंगर जुड़ चुके हैं। विनोद, अभी फिलहाल ये एक कामयाबी हासिल की है, लेकिन अभी भी ऐसे तस्करों पर लगाम लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब जो न्यू ईयर ईव है वो नजदीक है और ऐसे में नशे की खेप प्रदेश में अब जोरों से लाई जाएगी। जी, आपका कहना बिल्कुल दुरुस्त है। और क्योंकि कुरुक्षेत्र जो शहर है, क्योंकि इसके साथ जो पंजाब का जो सीमा लगती है, पटियाला इत्यादि, जो और दूसरा ये GT रोड पर बना हुआ शहर है, क्योंकि इसे GT रोड से ही भारी मात्रा में नशे की जो खेप इधर उधर होती है, तो इसमें पुलिस के लिए काफी बड़ी चुनौती है। बिल्कुल विनोद, ये एक कामयाबी हासिल की है। फिलहाल क्या इनकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चल पाया कि इनके तार किस कहां तक जुड़े हैं? जी, क्योंकि पुलिस ने अभी कोर्ट में पेश कर इनको हिरासत में लिया है और उसके बाद पुलिस पूछताछ कर रही है कि क्योंकि जो इनको पकड़ा गया था वो वहां से सड़क सीधी हिमाचल प्रदेश को जाती है, पोटा साहब को जाती है। तो पुलिस ये जानना चाह रही है कि ये कहाँ से, किस तरह से, किस प्रकार लेकर आते हैं और किस प्रकार ये अफीम और जो स्मैक वगैरह की तस्करी करते हैं, किस तरह किस भाव में बेचते हैं, किन किन लोगों को बेचते हैं। चले, बहुत शुक्रिया विनोद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। विनोद खुंगर हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे और जानकारी उन्होंने दी है। फिलहाल इन सभी लोगों को अदालत में पेश कर दिया गया है और मामला दर्ज कर फिलहाल इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है और ये पता लगाने की पुलिस कोशिश कर रही है कि ये कब से सक्रिय थे और इनके तार कहां तक जुड़े हैं। खबर नागल चौधरी से, जहां पर अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घटना की जानकारी ग्रामीणों को हुई जब उन्होंने युवक के शव को सड़क पर देखा। इसके बाद उन्होंने पुलिस को भी इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
मेरे पास इन्फॉर्मेशन गई थी, ये टेलीफोन पे भी ऐसे एक आदमी पड़ा हुआ है रोड पे साइड में, तो मैं तुरंत मौके पे पहुंचा हूँ। आके फोटोग्राफर बुला के सारे उसको किया है, सारी कार्रवाई कर दी है। और उनके घर वालों की पता नहीं था इसका एड्रेस, और बीच में से इसका एड्रेस मिला है। एड्रेस से इन्फॉर्मेशन टेलीफोन द्वारा इनके घर वालों को सूचना दे दी गई है। अब पूरी कार्रवाई कर दी, एम्बुलेंस आ गई और इसको डेड हाउस लेके जा। तो अज्ञात वाहन की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया पुलिस ने और पता लगाने की कोशिश कर रही है। नागल चौधरी से हमारे संवाददाता हरविंदर यादव जुड़ चुके हैं। हरविंदर, विस्तार से बताएं ये पूरा मामला, क्या पुलिस को और कोई कामयाबी इस पूरे मामले में हासिल हो पाई है? क्या पता चल पाया कि ये युवक कहाँ का था और क्या अज्ञात वाहन का भी कुछ पता चला? जी बिल्कुल, जब अज्ञात वाहन की बात की जाए तो जो इसके साथ जो युवक था उसको कुछ चोटें आई हैं, लेकिन वो ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो बता पाए कि किस वाहन से टक्कर हुई है, किस वाहन ने इसको टक्कर मारी है। लेकिन जो उससे बात की गई तो उसने इतना बताया कि मुझे उस वाहन के बारे में पता है, लेकिन पुलिस ने अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं की पाई है। जी बिल्कुल हरविंदर, इस वक्त घायल युवक की हालत कैसी है जानना चाहेंगे और उसका इलाज क्या सही तरीके से हो रहा है? घायल की अगर बात की जाए तो घायल की स्थिति बिल्कुल नाजुक बनी हुई है। उसे बिल्कुल अभी कोई भी होश नहीं है। उसको होश आने के बाद ही पता लग पाएगा कि किस वाहन से ये टक्कर लगी और ये दुर्घटना कैसे हो पाई। बिल्कुल, पुलिसिया कार्यशैली की बात करें, इस वक्त क्या कुछ कार्रवाई चल रही है पुलिस प्रशासन की तरफ से? क्या कहना है पुलिस का इस पूरे मामले पर? पुलिस की अगर बात की जाए, कार्रवाई की बात की जाए तो पुलिस ने मामला दर्ज कर रहा है। ज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज किया पुलिस ने, लेकिन जब जो घायल है उसको होश आने के बाद, उसके बयान लेने के बाद ही मामले को आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी जांच अधिकारी से बात हुई, उन्होंने कहा कि जब तक इसको होश नहीं आता तब तक इस बात को नहीं बताया जा सकता कि जिस वाहन ने टक्कर मारी वो वाहन कहाँ का था और कैसा था। चलिए, बहुत शुक्रिया हरविंदर इस तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है और पता लगाने की कोशिश। घायल युवक जो मृत युवक का साथी था वो फिलहाल अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। बात नीलोखेड़ी की, जहां पर गंदगी का अंबार है और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट। नीलोखेड़ी गांव में गंदे पानी की निकासी न होने से कई लोगों के घर नर्क बन गए हैं। लोगों के घरों में गंदा पानी भर आया है, जिसका मूल कारण है गांव से पानी की निकासी की व्यवस्था न होना। गांव में गंदे पानी के निकासी के लिए कोई व्यवस्था नहीं है और इसकी वजह से गांव से निकलने वाला गंदा पानी लोगों के घरों में या फिर गांव के ही खेतों में जमा हो जाता है और गांव में गंदगी को बढ़ावा देता है। सरपंच का कहना है कि गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था करने के लिए जितने पैसों की जरूरत है उनके पास उतना पैसा नहीं है। उन्होंने कई बार इस मामले की शिकायत अधिकारियों से की, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। गांव के 2 जोड़ हैं जो ओवरफ्लो हो रहे हैं और पानी उसमें गंदा आटा पड़ा है और गांव घर में किसी के घर में बढ़ रहा है, किसी की फसल खराब हो रही है। इस करके हमने कई अधिकारियों से भी कहा, भी अपना नाला, ये लंबा नाला है गांव से लेकर बासी पुल तक और इसके लिए लाखों रुपए की खर्चा है। गांव के पास इतनी आमदनी नहीं है। हमने अधिकारियों से भी कहा, अब 5 साल किसी ने सुनी नहीं। वहीं इस मामले को लेकर खंड एवं विकास पंचायत अधिकारी से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि योजनाओं की शुरुआत हो चुकी है, जिसके तहत जल्द ही गांव में गंदे पानी की निकासी के प्रबंध किए जाएंगे। सरकार पहले से इसके लिए चिंतित है कि जो पानी जो जल है जिसकी निकासी के लिए जो लोग रोकते नहीं, उसका कोई भी साधन नहीं है, तो इसके लिए जो हमारे 3 पॉइंट सिस्टम है वो तैयार किए जा रहे हैं और उससे गांव में पानी की निकासी का भी प्रबंध हो जाएगा और सफाई भी होगी और वो पानी भी यूज हो जाएगा। गंदगी से न केवल पर्यावरण प्रदूषित होता है बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अब देखना ये होगा कि पंचायत अधिकारी इस बात को समझते हुए गांव के लोगों को कितनी जल्दी इस गंदगी से निजात दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। नीलोखेड़ी से हमारे संवाददाता राजेंद्र इस वक्त जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, भले ही स्वच्छता अभियान के लाख दावे किए जाए, लेकिन लगता नहीं है कि इतनी जल्दी हालात सुधरने वाले हैं और खासतौर पर नीलोखेड़ी की बात करें, लोग अभी भी परेशान। राजेंद्र, आप सुन पा रहे हैं हमें? चले, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन बढ़ते हैं आगे
और बात करते हैं भिवानी की, जहां एक गांव में स्वच्छता अभियान का प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला, जहां स्कूल प्रशासन और स्कूली बच्चों ने कूड़े से भरी एक जमीन को पार्क में तब्दील कर दिया। ये तस्वीर भिवानी के कुंगड़ गांव के राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की है, जहां के लिंक रोड पर मौजूद एक जमीन पर सालों से लोग कचरा डालते थे, जिसके कारण स्कूल के आसपास जाना भी बड़ा मुश्किल था। लेकिन प्रधानमंत्री के स्वच्छता अभियान से प्रेरित होकर स्कूल प्रशासन ने स्कूल के बच्चों के साथ मिलकर इस कूड़े के ढेर को पार्क में बदल दिया। हमारे स्कूल में आने का रास्ता नहीं था, यहाँ पर बहुत सारा कूड़ा करकट फैलाया हुआ था। लोग यहाँ पर फिर भी कहने के बाद भी यहाँ पर कचरा फैला रहे थे। फिर हमने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए ताकि लोग यहाँ पर कचरा न डालें। स्कूल प्रशासन ने अपने पैसे लगाकर जेसीबी मशीन और ट्रकों की मदद से कूड़े के ढेर को गांव से दूर फेंकवाया और आगे से इस जमीन पर कोई कूड़ा ना फेंके, इसके लिए स्कूल प्रशासन ने उस जमीन पर पौधे लगाकर उसे लाडो पार्क का नाम दिया। स्कूल के अंदर भी ऐसा कार्यक्रम चलाया और सरपंच का और पड़ोसियों का सहयोग लेकर, समाज का सहयोग लेकर हमने उनसे कूड़ा करकट उठाने के लिए प्रेरित किया और हमारे स्कूल ने भी उसमें पूरा योगदान देके न हमें वो साफ करवा और वहाँ पर आगे से दोबारा लोग कूड़ा करकट ना डालें, उसके लिए हमने वहाँ एक लाडो नाम की पार्क की स्थापना की। एक सरकारी स्कूल का नाम आते ही हमारे मन में जो लापरवाही की तस्वीर सामने आती है, उसे नकारते हुए इस स्कूल ने एक अनूठी मिसाल कायम की है, जिसे सभी सरकारी स्कूल अपनाएं तो हम वास्तव में ग्रामीणों को सफाई और पर्यावरण के प्रति जागरूक कर पाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है, लेकिन प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हरियाणा न्यूज। नमस्कार।